गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं आरसीटी, ठीक है। इसमें हम आज पढ़ेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे? बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है। इस बेसिक इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कि जब भी हम कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या क्या मटेरियल जनरली यूज़ होते हैं। तो जैसा कि आप लोग सभी लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इससे जब भी कोई कंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें हम मुख्यतः सीमेंट, सैंड, रेनफोर्समेंट, ईटीसी, जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है। ब्रिक यूज़ होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी मटेरियल होते हैं आपके इस तरह के, वो जनरली कहीं कहीं ना किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने में क्या होते हैं, अहम योगदान देते हैं, ठीक है। जैसा कि पता है कि आपको सीमेंट क्या होता है। सीमेंट आपका एक बाइंडिंग मटेरियल होता है, ठीक है। सीमेंट क्या होता है? आपका एक बाइंडिंग मटेरियल होता है जिसको बंधक पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे बेसिकली हम जो भी जानेंगे, बेसिकली जो कंक्रीट यूज़ हो रहे हैं वह अलग अलग स्ट्रक्चर के लिए उसके लिए कौन सा ग्रेड प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। उसके बाद से जो हम सीमेंट यूज़ कर रहे हैं अलग अलग कंस्ट्रक्शन के लिए कौन कौन डिफरेंट सीमेंट यूज़ किए जाएँ, ठीक है। कौन कौन से डिफरेंट टाइप के सीमेंट यूज़ किए जाएँ, ठीक है। तो बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन में यही होता है कि आप जो भी कंक्रीट यूज़ कर रहे हो वह कितने ग्रेड का है, जो भी आप कंक्रीट यूज़ कर रहे हो वह कितने ग्रेड का है, ठीक है। जैसे ग्रेड का मतलब होता है कि आपका वह डिसाइड होगा, ठीक है, कि आपका M20 ग्रेड का कंक्रीट है, M20 ग्रेड का कंक्रीट है, या फिर या M25 का है, या M15 का है, या M35 का है, या M40 का है। तो यानी कि जो भी इस तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं वो जनरली क्लासीफाई किए जाते हैं ग्रेड के कंक्रीट को रिप्रेजेंट क्या करते हैं, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, यानी कि कंक्रीट के ग्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब बात आती है सर कि जो यहाँ पे आप एम रिप्रेजेंट किए हैं वो एम क्या होता है। तो एम फॉर यहाँ जैसे कोई भी चीज़ ग्रेड का कंक्रीट लिखते हैं, जैसे M20 लिखे हमने, ठीक है, या M25 लिखे, तो जो यहाँ एम रिप्रेजेंट करता है वह रिप्रेजेंट करता है आपका मिक्स को। क्या करता है? रिप्रेजेंट मिक्स को। और 25 जो होता है वह अभिलाक्षणिक सामर्थ्य को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? अभिलाक्षणिक सामर्थ्य को रिप्रेजेंट करता है। आफ्टर 28 डेज, ठीक है, आफ्टर 28 डेज, ठीक है गाइस। तो ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी कंक्रीट टेक्नोलॉजी में भी आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन में हमने बस यही कहा है कि जो आपके मटेरियल हैं वह क्या करते हैं कि उनका जो यूटिलाइजेशन होता है वो किस प्रकार किया जाता है। जैसे सरिया है, सरिये का भी ग्रेड होता है। जो रिइंफोर्समेंट होता है उसका भी ग्रेड होता है, जैसे FE 250, FE 415, FE 500, FE 550, यानी डिफरेंट डाया में क्या होता है आपका जो स्टील का ग्रेड होता है वो जनरली क्या होता है, मार्केट में अवेलेबल होता है, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक इंट्रोडक्शन में एक टर्म आता है, बेसिक इंट्रोडक्शन में एक टर्म आता है बालू का फूलना। बेसिक टर्म में आपका एक टर्म आता है बालू का फूलना, ठीक है। जैसा सभी लोग जानते होंगे, आप लोग पढ़े भी होंगे इसके पहले। तो बालू का फूलना क्या होता है? जैसे आप सपोज दैट याद हो कोई एक सूखा बालू हो, ठीक है, जब वो किसी नमी के संपर्क में आता है तो क्या होता है, उसमें उसका जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ने लगता है, ठीक है, ठीक है। जब कोई सूखा बालू, ठीक है, किसी नमी या पानी के संपर्क में आता है तो क्या होने लगता है, उसका जो वॉल्यूम होता है जनरली इंक्रीज़ करने लगता है, ठीक है। और पानी के प्रवेश करने पर, ध्यान से सुनिए, पानी के प्रवेश करने पर क्या होता है, उस बालू के कणों के चारों तरफ, क्या होने लगता है, एक झिल्ली सा, ठीक है, एक पतली सी झिल्ली, ठीक है, की परत बन जाती है। ध्यान देना, एक जो बालू के चारों तरफ क्या होता है, एक पतली परत की झिल्ली बन जाती है, जिससे बालू को क्या होता है, जिससे बालू का जो आयतन होता है वो जनरली बढ़ जाता है, ठीक है। जिससे जो बालू का आयतन होता है वह बढ़ जाता है, ठीक है। और इस आयतन का बढ़ना ही आपका बल्किंग ऑफ सैंड कहलाता है,
इस आयतन का बढ़ना ही क्या कहलाता है, बल्किंग ऑफ सैंड। जैसा कि हमने ग्राफ तो नहीं बनाया है, लेकिन ग्राफ में भी एक रिप्रेजेंट आपको एक ग्राफ में थ्रू वहाँ पर रिप्रेजेंट करके बताया गया है कि जैसे अगर कोई हमें एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हम जैसे पानी की मात्रा को बढ़ाते जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे कि कितना हमारा जो वैल्यूम में इंक्रीजिंग है वो कितना हो रहा है, ठीक है। तो हम जनरली पा रहे हैं जैसे जैसे पानी मिला रहे होते हैं वैसे वैसे हमारा वैल्यूम इंक्रीज़ होता है, लेकिन हम एक जनरली एक ऐसे 5% पर ऐसे पाते हैं, ठीक है, 5% पर हम ऐसे पाते हैं कि बालू का आयतन सूखी अवस्था की तुलना में 30% तक क्या होता है, जनरली बढ़ जाता है, 5% पे मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली आप ग्राफ में आप चाहो तो देख सकते हो वहाँ पे, ठीक है। अब बात होती है कि सर जो विभिन्न कार्य के लिए हम जो कंक्रीट ग्रेड, जैसे हमने अभी बताया है स्टार्टिंग में ही, अभी हमने बताया है कि कंक्रीट का ग्रेड कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया गया है। तो हमने बेसिकली वहाँ पे भी बताया था कि आपको जनरली इसको ऑर्डिनरी, स्टैंडर्ड, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में क्या करते हैं, इसको जनरली क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो जानते हैं कि जैसे कोई भी ग्रेड है आपका, कोई भी कंक्रीट का ग्रेड है, ठीक है, वो अलग अलग कार्यों के लिए कौन कौन सा ग्रेड का कंक्रीट यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम कोई पीसीसी कार्य कर रहे हैं, ठीक है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, तो उसके लिए जनरली जो हम ग्रेड का यूज़ करते हैं, कंक्रीट का ग्रेड यूज़ करते हैं, M15 करते हैं। क्या करते हैं, M15, ठीक है। आरसीसी होता है, यानी कि रिइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, आरसीसी होता है। तो इस केस में हम जो कंक्रीट का ग्रेड यूज़ करते हैं M20 करते हैं, ठीक है। और वाटर टैंक जब भी हम बनाते हैं जनरली, ठीक है, वाटर टैंक, उस केस में हम क्या करते हैं, M20 वहाँ भी प्रेफर करते हैं, ठीक है। लिंटेल, लिंटेल आप लोग बनाते हैं ना, लिंटेल स्लैब या बीम, ये सारी चीज़ों में क्या होता है, M20 का ग्रेड का कंक्रीट यूज़ करते हैं। और हैवी कॉलम बीम के लिए, हैवी कॉलम बीम के लिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, M25 का कंक्रीट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि अलग अलग कोई कार्य हो रहा है, स्ट्रक्चर बन रहा है, सिविल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो अलग अलग डिफरेंट स्टेज में कौन कौन से हमारे कंक्रीट यूज़ होंगे। तो हमने बताया कि जो पीसीसी होता है, ठीक है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, उसमें जनरली हम M15 का यूज़ करते हैं। और जो आरसीसी होता है उसमें हम करते हैं M20 का। वाटर टैंक में हमने क्या किया, M20 का। लिंटल स्लैब बीम के लिए M20 का। और जो हैवी कॉलम और बीम्स होते हैं उनके लिए M25 का। जैसे जैसे हमारा कंक्रीट का ग्रेड बढ़ता है, उसकी जो सामर्थ्य होती है वो बढ़ते जाती है, ठीक है। और हमने बता दिया था कि M अगर 25 है तो M यहाँ पर रिप्रेजेंट क्या करेगा, यहाँ रिप्रेजेंट करेगा M मिक्स, और 25 आपका अभिलाक्षणिक सामर्थ्य है। लेकिन कितने दिनों के बाद, 28 दिनों के बाद, ठीक है बाबू। अब बात आता है कि एक टर्म आता है, जनरली एग्ज़ाम में पूछता तो नहीं है, लेकिन कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इम्पॉर्टेंट होता है ये, ठीक है, जिसका नाम है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। क्या नाम है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं EC से, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, EC से, ठीक है। और इसको हम निम्न फार्मूले से जनरली इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। इसको जनरली हम लोग निम्न फार्मूले से क्या करते हैं, पता कर लेते हैं, ठीक है। जैसे EC बराबर 5000 √FC के इसका फार्मूला होता है, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आप राइट डाउन कर सकते हो। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्री-BT एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब सर बोलोगे सर यहाँ पे FCK अंडर FC में क्या है, तो सबसे पहले यानी कि FCK आपका जो होता है वह कंक्रीट घन की, यानी कंक्रीट क्यूब की 28 दिन के बाद, 28 दिन के बाद क्या होता है, अभिलाक्षणिक सामर्थ्य होता है बाबू, ठीक है, अभिलाक्षणिक सामर्थ्य होता है। तो जैसे कोई भी ग्रेड का कंक्रीट हो अगर आपके पास, जैसे M20, M25, M30, तो इसका हमको अगर निकालना हो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, तो हम निकाल सकते हैं आसानी से। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी ग्रेड का कंक्रीट लेते हैं, जैसे हम एग्जांपल के तौर पे M25 ग्रेड का कंक्रीट लेते हैं, तो इसके लिए अगर हमको EC की वैल्यू बताना हो, तो इसके लिए हमको पता है कि EC बराबर होता है 5000 √FC के। 5000 FC के मतलब 25 दिया हुआ है वैल्यू आपका, यानी कि हमको M25 ग्रेड का कंक्रीट बनाना था, यानी कि अभिलाक्षणिक सामर्थ्य कितना होगा, 25।
तो 25 हो गया। अब 25 को हमने क्या किया, जनरली इसको अंडर रूट लेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इस प्रकार इसका आंसर जो आएगा 5 × 5 = 25, यानी कि 25,000 इसका क्या होगा, आंसर आ जाएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर में। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि आपको ये ध्यान देने वाली बात होती है कि अगर कभी भी इस तरह का क्वेश्चन पूछता है आपका कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी याद करिए किसी भी ग्रेड के कंक्रीट के लिए, तो हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। 1-2 नंबर में क्वेश्चन पूछ भी सकता है बीटी एग्ज़ाम के भी, यहाँ तो इम्पॉर्टेंट नहीं मैं समझता हूँ, लेकिन आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इससे मिल ही जाते हैं। ठीक है, अब आता है सेकेंड पॉइंट कि फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब पॉइंट आया कि फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी एक फार्मूला है, FCR = 0.7 √FCK। इस फार्मूले को बेहद बेहद इम्पॉर्टेंट कर लीजिए। ये फार्मूला आपसे कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है, आपके कंपटीशन में भी पूछा जाएगा और बीटी बोर्ड में भी पूछा जाएगा। तो बेसिकली आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इस तरह में भी अगर हमको फ्लेक्सुरल में निकालना हो किसी भी कंक्रीट की सामर्थ्य, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो उस केस में है इसका एक फार्मूला होता है FCR = 0.7 √FCK। सेम FCK यहाँ भी है, तो FCK का मतलब हमने बता ही दिया। किसी भी कंक्रीट क्यूब का क्या होता है, 28 दिन के बाद से 28 दिन बाद क्या होता है, अभिलाक्षणिक सामर्थ्य होता है। ठीक है बाबू, अभिलाक्षणिक सामर्थ्य होता है। इसी प्रकार कोई भी ग्रेड का कंक्रीट, जैसे हमने यहाँ भी एक सपोज एग्जाम्पल ले लिया, M25 का ही ले लिया या M20 का ही ले लो। ठीक है, तो FCR को कैसे निकालोगे, 0.7 √20। अब 20 का अंडर रूट लोगे तो कुछ पॉइंट आएगा, 4 4 पॉइंट समथिंग में आएगा, 7 × 28 यानी कि समथिंग 28 न्यूटन पर mm स्क्वायर आएगा। ठीक है, ना हो तो फिर कैलकुलेशन तुम लोग करके एक बार देख लेना। ठीक है, अंडर रूट निकाल लेना 20 का। ठीक है, उसके बाद से क्या करना, उसको 0.7 से मल्टीप्लिकेशन कर देना, जो भी आएगा आपका हो जाएगा आपका उस ग्रेड के लिए, उस ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, यानी कि कोई भी ग्रेड का कंक्रीट यूज हो सकता है, आपका M20 भी हो सकता है, M30 भी हो सकता है, कुछ भी दे सकता है। उसके भी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ को निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग पता करते हैं कि जो हम ग्रेड का कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है जनरली। ठीक है, तो हम लोगों को मिलता है कि एक होता है ऑर्डिनरी कंक्रीट, सेकेंड होता है आपका स्टैंडर्ड कंक्रीट, थर्ड होता है आपका हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। तो इसको जनरली क्लासिफाई किया गया है कि M10 से लेकर M20 तक, M10 से जनरली M20 तक जनरली क्या होता है, कहीं कहीं बुकों में कुछ अलग लिख देता है, कोई बात नहीं है, आप M10 से M20 तक जनरली मान सकते हो ऑर्डिनरी। स्टैंडर्ड में आप कर सकते हो M25 से M40 तक हो सकता है, हाई स्ट्रेंथ में M60 से लेकर के M75 तक जनरली आप एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, कि आप इस ऐसे क्लासिफाई कर सकते हो कि अगर ऑर्डिनरी कंक्रीट है जनरली M10 M15 M20 का है, अगर स्टैंडर्ड कंक्रीट है तो M20 से अधिक ग्रेड का कंक्रीट है, यानी कि कहाँ तक M55 तक, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है तो M60 से लेकर के M75 तक का है। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये सब चीज़ें ध्यान देनी होते हैं। ठीक है, और फिर आज हम पढ़ने वाले हैं फिर छोटे से आगे, उसके आगे कि जो आपका पब्लिक कंक्रीट जो मेंबर हमारे होते हैं उनको हम किस किन मेथडों से डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए जो मेथड अप्लाई किए जाते हैं वह उनके लिए कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि क्या क्या मेथड होते हैं किसी भी मेंबर को की डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है, किसी मेंबर को डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है गाइस, तो इसमें सर्वप्रथम ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से इम्पॉर्टेंट आप मान सकते हो, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से आना स्टार्ट हो जाता है। जनरली पूछ लेता है आपका कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या होता है, लिमिट स्टेट मेथड क्या होता है। ठीक है, तो हम बेसिकली यहाँ जानेंगे कि इसके 3 मेथड होते हैं। ठीक है, प्रबलित कंक्रीट अवयवों की जो अभिकल्पन की विधियाँ होती हैं वो जनरली होती हैं 3। ध्यान से सुनिएगा, पहला होता है WSM मेथड, सेकेंड होता है ULM मेथड और थर्ड होता है LSM मेथड। तो WSM का मतलब होता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ध्यान से सुनिएगा, जो WSM का मतलब होता है वो वर्किंग स्ट्रेस मेथड होता है, इसका फुल फॉर्म। ULM का होता है अल्टीमेट लोड मेथड होता है, और LSM होता है लिमिट स्टेट मेथड।
जैसा कि हम आपको बता दें, हमको पढ़ना सब है, लेकिन बेसिकली जो आज के समय में यूज़ हो रहा है, जो कोड IAS कोड प्रोविजन यूज़ हो रहा है, जो मेथड यूज़ किया जा रहा है, वो जनरली यूज़ किया जा रहा है लिमिट स्टेट मेथड, ठीक है, ओके, जिसका जिक्र IAS कोड में IAS 456/2000 में किया गया है, ठीक है। तो बेसिकली हम ये जानेंगे ये जो तीनों विधियाँ होती हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ क्या है आपके अभिकल्पन की विधियाँ हैं, ठीक है। तो हम इन तीनों विधियों के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। एग्ज़ाम में जनरली पूछता है कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड में क्या डिफरेंट होता है। तो हमको बेसिकली यही ध्यान देना है कि अगर अंतर पूछता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या होता है तो उसको समझते हैं, ठीक है। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में ये होता है कि इस विधि में जो वर्किंग लोड होता है उसको आधार माना जाता है। ध्यान से सुनिएगा, जो आपको वर्किंग स्ट्रेस मेथड होता है इस विधि में क्या होता है, इस विधि में ऐसे मेथड में हम जो वर्किंग लोड होते हैं उनको ही आधार मान लेते हैं, ठीक है। और कंक्रीट व इस्पात के, ठीक है, प्रत्यास्थ मानकर, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, और कंक्रीट व इस्पात को प्रत्यास्थ मानकर अभिकल्पन किया जाता है, ठीक है। प्रत्यास्थ सीमा तक इस्पात कंक्रीट संयुक्त रूप से कार्य करते हैं और संरचना की विफलता तक प्रतिबल व विकृति में क्या होते हैं, रेखीय संबंध को दर्शाते हैं तथा दोनों पदार्थ क्या होते हैं, हुक के नियम का भी पालन करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, दोनों नियम क्या करते हैं, दोनों जो पदार्थ होते हैं वह हुक के नियम का पालन करते हैं। अब जैसे आपको पता है ये हुक्स लॉ क्या होता है, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया वर्किंग स्ट्रेस मेथड। सेकेंड हो गया अल्टीमेट लोड मेथड। इस विधि में प्रबलित कंक्रीट अवयवों का अभिकल्पन करने के लिए चरम भार पर अभिकल्पन क्या ही किया जाता है, अभिकल्पन पर विचार किया जाता है। यानी कि इसमें जो इस तरह के मेथड में जो भी हम अभिकल्पन करते हैं तो चरम भार को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, ठीक है। संरचना पर पड़ने वाले अधिकतम संभावित भार को उपयुक्त कारक से गुणा करके चरम भार ज्ञात किया जाता है। तो इस तरह हम एक फैक्टर भी निकाल सकते हैं कि लोड फैक्टर निकालना हो अगर हमको तो अल्टीमेट लोड अपान वर्किंग लोड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमको बता दें आपको कि जो आपका चरम भार होता है विधि में, यानी कि अल्टीमेट लोड मेथड में आपका जो सर्विसिबिलिटी होता है वो सर्विसिबिलिटी आपका बहुत अच्छी तरह से नहीं होता है, ठीक है। अब थर्ड आता है आपका लिमिट स्टेट मेथड, ठीक है। जैसा कि हमने बताया कि ये मेथड आपके हर जगह फॉलो होते हैं आज के किसी भी सिविल कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। तो इसको ध्यान से सुनिएगा, यह विधि चरम भार विधि का जो है सुधरा हुआ रूप है, ठीक है, और यह सुघट्ट विकल्पन आधारित है, ठीक है। सीमा अवस्था विधि में संरचना की सामर्थ्य के साथ साथ इसकी सेवा योग्यता व टिकाऊपन पर भी क्या किया जाता है, विचार किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये टिकाऊपन के साथ साथ सेवा योग्यता यानी सर्विसिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इस वजह से ये जो मेथड होता है कुछ काफ़ी सेफ माना जाता है एज़ कम्पेयर टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड और अल्टीमेट लोड मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड तो आपको बहुत पुराना मेथड है, ठीक है, उसमें सर्विसिबिलिटी उसमें भी नहीं मिलता था, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि जो लिमिट स्टेट मेथड है इसमें आपका ड्यूरेबिलिटी के साथ साथ सर्विसिबिलिटी भी प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे जनरली वो पढ़ेंगे आपका कि जो आपको दोनों मेथड हैं तो उन तीनों मेथड में आपको जो लिमिट स्टेट मेथड होता है एक्चुअली वो आपको इसकी सीमाएँ होती हैं, ठीक है। तो जैसे आपका लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, ठीक है। तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इट डील्स विथ स्ट्रेंथ, बकलिंग, स्लाइडिंग, ये सारा कुछ जो टर्म आते हैं वो किस में आते हैं, कोलैप्स में आ जाते हैं, ठीक है। और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में क्या आते हैं आपका डिफ्लेक्शन, वाइब्रेशन, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें क्या होती हैं लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में आते हैं, ठीक है। फिर जनरली एग्ज़ाम में कभी कभार पूछ लेता है कि वर्किंग स्ट्रेस और लिमिट स्टेट मेथड में क्या अंतर है, तो आप वहाँ से लिख सकते हो। जैसा हमने अभी स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसमें सर्विसिबिलिटी होता है, इसमें सर्विसिबिलिटी नहीं होता है, इसमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड होता है, इसमें ड्यूरेबिलिटी नहीं होता है। तो ये बेसिकली इसका जो सबसे बड़ी बात है कि हुक्स लॉ को फॉलो करता है, ठीक है, इसमें हुक्स लॉ को फॉलो नहीं किया जाता है। तो कुछ इस प्रकार है, जैसे आप ध्यान से सुनिएगा, जो WSM मेथड होता है, ठीक है, यह विधि यांत्रिक के सामान्य नियमों पर आधारित होता है, ठीक है। और LSM जो होता है यह विधि परीक्षण द्वारा प्राप्त आंकड़ों पर आधारित होता है, ठीक है।
सेकेंड हम अंतर लिख सकते हैं कि अभिकल्पन के लिए कंक्रीट को प्रत्याश माना जाता है, जो वास्तव में नहीं है। ठीक है, इसमें हम लोग एलएसएम में क्या कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि कंक्रीट विफल होने से पूर्व प्रत्याश अवस्था से सुघट अवस्था में आ जाती है। इस विधि में इसी तथ्य को क्या कहा जाता है, इसी को आधार मान लिया जाता है। ठीक है, डब्ल्यूएसएम में क्या होता है, संरचना पर भारों का निर्धारण सरल पड़ता है। एलएसएम में क्या करते हैं, संरचना पर भार का निर्धारण अनुभव एवं सूझबूझ के आधार पर किया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि जो संरचना पर भार आता है उसको क्या कहता है, सूझबूझ के आधार पर किया जाता है। फिर यह हुक्स लॉ को फॉलो करता है। कौन, डब्ल्यूएसएम। जब हुक्स लॉ को फॉलो करेगा तो अभी सी बात है, जो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, स्ट्रेन के, यानी कि प्रतिबल विकृति का क्या होता है, समानुपाती होता है। इसलिए यह विधि जो होता है हुक्स के नियम को फॉलो करता है। एलएसएम में हुक के नियम पर विचार प्रयोग में नहीं लाया जाता है। ठीक है, फिर एक आता है, आप जब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो इसका स्ट्रेस स्ट्रेन वेरिएशन होता है वो कैसा होता है। तो हम लोग जनरली जब डब्ल्यूएसएम पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनता है वो जनरली क्या होता है कि लीनियर होता है। ठीक है, यानी कि एक त्रिभुज के आकार में बनता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम एलएसएम में जब पढ़ते हैं, डिज़ाइन करते हैं, तो वहाँ पर आपका जो इस कंप्रेसिव स्ट्रेस आरेख जो होता है वो जनरली क्या होता है, पैराबोलिक होता है। ठीक है, पैराबोलिक होता है। तो आपको ध्यान देने वाली बात यही है कि हम बेसिकली क्या करते हैं, इन चीज़ों पे फोकस करते हैं कि जो चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लगे उस पॉइंट को आप लोग कंसिडर करिएगा। ठीक है, और एक पॉइंट और बता दें कि इस सिद्धांत पर, डब्ल्यूएसएम में इस सिद्धांत पर अविकल्पित खंड मितव्ययी नहीं होते, यानी इकोनॉमिकल नहीं होते हैं, लेकिन आपके एलएसएम पे क्या होते हैं, इकोनॉमिकल होते हैं। ठीक है, थैंक यू।